नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। साथियों, ये बात बोल रही हूं मैं उस व्यक्ति के लिए जो पिछले कई सालों से लगातार मिशन मूवमेंट में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो है दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम जी की। जी हाँ, वही राजेंद्र पाल जो आम आदमी पार्टी में पूर्व समाज कल्याण मंत्री के पद पर रहे और उसके बाद में वो आज तक विधायक बने रहे। लेकिन साथियों, जो खबर मैं आपको देने वाली हूं वो खबर सुनकर शायद आप चौंक जाएं। जी हां साथियों, आज दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने अपने तमाम पदों से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने का जो कारण है वो कई चीजें हैं जिसमें कि उन्होंने अपने त्याग पत्र में चर्चा की है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी सुर्खियों में तब बने जब 2022 में 5 अक्टूबर को दिल्ली के रानी झांसी रोड पर जो अंबेडकर भवन है वहां पर उन्होंने जय भीम मिशन के माध्यम से धम्म दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। और साथियों, उसी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर बाबा साहब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं जब लोगों ने ग्रहण की तो साथियों, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ साथ आम आदमी पार्टी में भी खलबली बच गई। और उसी का कारण रहा कि आम आदमी पार्टी के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने केजरीवाल के कहने पर अपना इस्तीफा मंत्री पद से दे दिया। लेकिन वो लगातार आज तक विधायक बने रहे। तो हम लगातार बार बार कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है और जो उसके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी विचारधारा क्या है। सभी साफ साफ जानते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लगातार आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, जो मिशन मूवमेंट को समझते हैं कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी है और इसलिए उसने राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा मांग लिया। साथियों, उस समय गुजरात में चुनाव चल रहे थे और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कृष्ण का वंशज हूं और मुझे भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि मैं असुरों का वध करूं। और साथियों, वो असुर किसको कह रहे थे आप सभी समझ सकते हैं कि उस समय राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली और तमाम विपक्षी पार्टियों ने या सत्ताधारी लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लोग ये कहते नजर आए कि राजेंद्र पाल गौतम ने तमाम हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। और इसी चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट गुजरात में दी। और उसी कड़ी में साथियों, हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी हिंदूवादी मानसिकता को किस तरह से परिलक्षित करने का काम किया। उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भारत की करेंसी है उस पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगनी चाहिए। तो साथियों, आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर हिंदू हैं और हिंदू होने के साथ साथ वो आरएसएस के पूरे समर्थक है। और जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से कहीं ना कहीं लोगों में ऊंच नीच की भेदभाव या गरीबी अमीरी का जो दौर चला या जो आज भी चल रहा है, उसी को स्थापित करने के लिए अरविंद केजरीवाल भी लगातार काम कर रहे हैं। और साथियों, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, क्योंकि जो बात आज राजेंद्र पाल गौतम जी लिख रहे हैं वो बात लगातार हम 2013 के बाद से अब तक कहते आ रहे हैं। 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ में केजरीवाल की सरकार दिल्ली में स्थापित है और हमने देखा है कि किस तरह से बाबा साहब के नाम को लेकर वो राजनीति करते हैं और बहुजन समाज के बहुत बड़े तबके का वोट बैंक अपनी पार्टी की तरफ खींचने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, विडंबना है कि हम लगातार लोगों को जगाते हैं लेकिन बहुजन समाज के लोग छोटे छोटे लालचों में आकर, पद प्रतिष्ठा में आकर, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई काउंसलर बनने के चक्कर में आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि यही अरविंद केजरीवाल है जिसने आरक्षण का विरोध किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो लगातार भारत की करेंसी पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने के लिए आंदोलन करते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जब दलितों की बेटी पर अत्याचार, शोषण होते हैं तो उसके लिए एक भी शब्द नहीं बोलते। और अभी हमने पिछले दिनों जब देखा कि 31 दिसंबर की रात में जब कंझावला कांड हुआ, एक दलित समाज की बेटी को कई किलोमीटर तक एक गाड़ी खींचकर ले जाती है, लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल जी ना उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं, ना ही किसी तरह के मुआवजे की घोषणा करते हैं और ना ही किसी तरह से उस परिवार में रोजी रोटी का काम चल सके उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन वही हमने देखा कि जब निर्भया कांड हुआ तो निर्भया कांड में उतरकर पूरी आम आदमी पार्टी ने सड़कों को जाम किया, कैंडल मार्च किया और रात रात भर सड़कों पर बैठे रहे। और साथियों, उन्होंने उस परिवार को एक फ्लैट देने का काम किया और 2 नौकरी घर में देने का काम किया और करोड़ों रुपए की सहयोग राशि दी। तो इन चीजों से आप आकलन कर सकते हैं कि वो कितने बड़े जातिवादी हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बता दूं साथियों, खासकर उन बहुजन समाज के लोगों से जो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, मैं अक्सर 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को दिल्ली का जो
बाहरी रिंग रोड है उस पर मुआयना जरूर करती हूँ। और जब हम 6 दिसंबर को 26 अलीपुर रोड जाते हैं, जहाँ कि बाबा साहब का स्मारक है, जहाँ पर बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, साथियों हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक भी बोर्ड, एक भी पोस्टर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में नहीं लगाया जाता। इसी तरह से अगर मैं 14 अप्रैल की बात करूं तो 14 अप्रैल के दिन भी पूरी दिल्ली में आप कहीं भी निकल जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक दो कार्यक्रम वो किसी हॉल में या स्कूल में जरूर कर लेते हैं पब्लिसिटी के लिए, मीडिया पर प्रसारित करने के लिए, लेकिन बाबा साहब का नाम लेना अलग बात है और बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करना अलग बात है। साथियों, हम बार बार कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जय भीम बड़ी आसानी से बोल सकता है, लेकिन जय भीम के द्वारा दिए गए सिद्धांत और उनके जो आइडियोलॉजी है उसको मनोसात बहुत कम लोग करते हैं, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम प्रमुखता से है। और साथियों, अब मैं आती हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी पर। राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है और उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगी। साथियों, बाबा साहब का एक सच्चा सिपाही होने के नाते सामाजिक न्याय मेरे जीवन का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य है। मेरा पूरा जीवन इसी एक लक्ष्य के लिए समर्पित है। कुछ समय से मुझे लगा कि मैं अब इस पार्टी में रहकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पार्टी में बने रहने का अब मेरे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके अत्यधिक दुखी मन, पीड़ादायी मन से पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। और फिर वो लिखते हैं, मुझे लगातार यह एहसास होता रहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की विचारधारा के प्रचंड दबाव के अधीन अल्पसंख्यक और बहुजन समाज के हितों की नज़रअंदाजी कर रही है। मुझे आशा थी कि शायद पार्टी अपनी नीति में कुछ और बदलाव करेगी और भाजपा से विचारधारा के आधार पर सीधा डट कर मुकाबला करेगी और शोषित, वंचित एवं अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाएगी। मगर मैं बड़े दुखी मन से यह बताना चाहता हूं कि मुझे हर बार निराशा हुई कि पार्टी स्वर्ण जाति के विधायक या मंत्रियों पर किसी भी तरह का आरोप लगने पर भी उनका ही साथ देती है, लेकिन यदि मुस्लिम या दलित पर कोई आरोप, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो, उसका साथ तुरंत छोड़ देती है। पार्टी एक तरह से मुस्लिम और दलित को मन ही मन ब्लैकलिस्ट कर देती है और अपना व्यवहार भी बदल लेती है, जो कि पीड़ादायक है। साथ ही ये कुछ बातें मैंने उनके जो त्याग पत्र है उससे पढ़ी हैं। उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल भी बहुजन विचारधारा पर काम नहीं करती है। तो साथियों, इसी से आप समझ सकते हैं। और आज राजेंद्र पाल जी ने जब ये पोस्ट डाली तो मैंने भी उनकी पोस्ट पर कमेंट किया कि देर आए दुरुस्त आए, चलो आए तो सही। और साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि अभी दिल्ली का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो भी समाप्त होने वाला है और 1-2 महीने के बाद में दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव है उनकी भी घोषणा हो जाएगी। कई लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी को लेकर कि समय पूरा हो गया तब जाकर त्याग पत्र दे रहे हैं। इतने ही समाज के हितैषी होते या इतने ही विचारधारा को समझने वाले होते तो शायद ये त्याग पत्र वो जब 5 अक्टूबर 2022 को जब उन्होंने अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञा ली और उसके बाद में जिस तरह से तमाम लोगों ने उन्हें घेरने का काम किया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी साफ साफ उनसे इस्तीफा मांग लिया, तो उसी दिन अगर ये त्याग पत्र आम आदमी पार्टी से देते तो शायद आज समाज में उनका कद कुछ और ही होता। खैर साथियों, बहुत सारी बातें हैं, आलोचक प्रशंसक हर तरह के होते हैं कुछ। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज की ये वीडियो कैसी लगी। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और साथियों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, तमाम बहुजन समाज के लोग हैं जो छोटे छोटे लालचों में आज भी आम आदमी पार्टी के वोटर बने हुए, उनके समर्थक बने हुए हैं या उनकी पार्टी में मंत्री, संतरी या किसी भी पद पर है, लेकिन एक बार कम से कम अपने जमीर में झांक कर देखिए, क्या ये पार्टी बहुजन हितैषी पार्टी है या ये पार्टी मुस्लिम हितैषी पार्टी है या ये पार्टी जो अल्पसंख्यक समाज के से आने वाले लोग हैं उनकी हितैषी पार्टी है। साथियों, ये पार्टी, मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ कि ये पार्टी बिल्कुल भी बहुजन हितैषी पार्टी नहीं है, सिर्फ आपका वोट बैंक लेने के लिए बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें कर लेती है। और इसका उदाहरण मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने देखा कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बारी आई और राज्यसभा में जब भेजने की बारी आई आम आदमी पार्टी की तरफ से नेताओं को, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने बहुजन समाज से किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा, जबकि समाज कल्याण मंत्री भी उनके पास में
दलित समाज से आने वाले थे, कई विधायक उनके पास में दलित समाज से आने वाले थे, लेकिन उन्होंने बनिया गुप्ता पाठकों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए भेजा। तो साथियों, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो दलित विरोधी पार्टी है, वो बहुजनों का हित कभी भी नहीं कर सकती। कि जिस तरह से कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम तमाम स्कूलों में संविधान पढ़ाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप किसी भी सरकारी स्कूल के स्टूडेंट को उठाकर देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को उठाकर देख लीजिए, जब आप लोगों से संविधान पर बात करेंगे, संविधान की ABCD तक बच्चों को नहीं पता है। और इतना ही नहीं साथियों, ये संविधान पढ़ाने की तब बात करते हैं जब चुनाव आते हैं, चाहे वो निगम के हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट स्टूडेंट को पकड़ा देते हैं स्कूलों में अध्यापक के माध्यम से, और उस पर डिटेल होती है। उसमें 1-2 सवाल पूछ लेते कि अगर आपके पड़ोस में कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रह रहा है तो एक हिंदू समुदाय के होने के नाते आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, और 1-2 ऑप्शन दे देते हैं। और फिर उसके बाद में साथियों क्या करते हैं, 4-5 कॉलम बना देंगे, उसमें 4 व्यक्तियों के जो पड़ोसी हैं उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखवा लेते हैं। और साथियों फिर वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, और फिर वो फॉर्म डाटा के तौर पर इनके पास पहुंच जाता है। मतलब सीधे तौर पर ये चुनावी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें ये लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, उनके एड्रेस ले लेते हैं, जिससे कि इन्हें बहुत बड़े स्तर पर अपना जो चुनावी प्रचार है उसको करने में आसानी होती है। वॉइस मैसेज भेजने में, टेक्स्ट मैसेज भेजने में अपनी पार्टी का प्रचार ये कर लेते हैं। तो साथियों आपको बचना है। और साथियों मैं बधाई देती हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी को, भले वो देर में समझे लेकिन कम से कम उन्हें ये तो समझ में आया कि आम आदमी पार्टी है वो RSS की विचारधारा वाली पार्टी है, वो भाजपा की समर्थक है, वो किसी भी रूप में दलितों का भला नहीं चाहती।